गुड मॉर्निंग क्लास। आज वितान आप पढ़ेंगे। फर्स्ट लेसन है सिल्वर वेडिंग। ये इनके राइटर हैं मनोहर श्याम जोशी। आप सिल्वर वेडिंग जो कहानी है उसमें ऐसी है, 25वीं वर्षगांठ मनाते हैं। ये सुधर बाबू की कहानी है, लेकिन उनको ये चीज़ें पसंद नहीं है। तो आपको मैं सारांश में इसको पूरा बताती हूँ। यशोधर बाबू एक दफ्तर में सेक्शन ऑफिसर हैं। वो एक कर्मठ व्यक्ति हैं। दीवार की घड़ी में जैसे 5:25 बज रही है, तो उन्हें आज की आखिरी फाइल निपटानी है। मतलब 5:30 बजे तक ऑफिस टाइम जो होता है 5 बजे का है, लेकिन वो क्या करते हैं 5:30 बजे तक अपना वर्क करते हैं। उससे क्या होता है, और जो वर्कर हैं उनको भी उनके साथ बैठना पड़ता है। उनकी कलाई की घड़ी में 5:30 बज रहे हैं। वे समझ गए कि ऑफिस की घड़ी 5 मिनट सुस्त है, क्योंकि वे रोज अपनी घड़ी को से सुबह शाम जो थे रेडियो समाचारों से मिलाते हैं। पुराने समय के लोग जो थे समाचार सुनते थे रेडियो से, तो वो भी क्या करते थे, अपना पूरा जो घड़ी है उसको ठेके से मिलाते थे, अपने रेडियो से उसे मिलाते थे। तो क्या होता है, उसके बाद उन्हें दफ्तर के कृष्णानंद पांडे वहाँ पर लाए थे। उन्हें जो दफ्तर थे पुराने समय में, और वो कहाँ एक गांव में रहते थे, वहाँ से उनको कौन लाए थे, पांडे जी उनको लाए थे। अतः कृष्णानंद पांडे की बहुत सारी आदतों से एक आदत उन्हें यह भी डाल ली थी कि चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजन बात कर दिन भर शुष्क व्यवहार से निराकरण कर दें। वो चाहते थे कि जैसे हम दिन भर कोई काम कर रहे हैं तो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, थोड़ा उसका मनोरंजन के लिए क्या करते थे, लास्ट में मजाक कर लेते थे। ये उनकी आदतें थी। आज जब वो घर को जा रहे थे तो उन्हें क्या करा उन्होंने, आज जब वो घर को जा रहे थे तो आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई। एक नए छोकरे चड्डा ने एज एजुअल थोड़ी सी बदतमीजी की। बड़े बाबू, आपकी अपनी चुनेदानी में का क्या हाल है? वक्त सही देती है। अब उनकी वो वजह से क्या होता है, नया नया बच्चा होता है, थोड़ा क्या कर लेता है उनसे, वो काफ़ी एजेड होते हैं तो उनसे मजाक कर लेता है कि आपकी जो चुनेदानी है उसकी घड़ी ठीक है क्या, ऐसा कह लेता है। वक्त सही देती है। चड्डा ने कुछ और धृष्टता करते हुए उनकी कलाई थाम ली। बाबा आदम के ज़माने की है बड़े बाबू, यह तो अब तो डिजिटल ले लो, एक एक जापानी सस्ती मिल जाती है। किंतु बड़े बाबू ने उनकी धृष्टता को अनदेखा करते हुए कहा, यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी। हम पुरानी चाल और हमारी घड़ी भी पुरानी चाल की। वो कहते हैं उनकी मजाक, उन्होंने जो कह रहा था उसने कुछ नहीं कहा। उन्होंने क्या करा, जसदर बाबू ने उसके बात का इग्नोर मारते हुए क्या करा कि कुछ भी नहीं बोले, और कहा कि मेरे को शादी में मिली थी और हम भी सुस्त हैं तो हमारी घड़ी भी क्या है, सुस्त है। अब उनकी क्या है, आज रजत जयंती है। आज उनकी शादी की 25वीं सालगिरह है। बच्चों ने पार्टी वार्टी रखी, लेकिन यशोधर बाबू को ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। यशोधर बाबू को आज यही याद है कि वे रोजी रोटी की तलाश में मैट्रिक पास करके किसंदा के पास आए थे। कुंवारे किसंदा का क्वार्टर मैस जाना जैसा था, मिलकर लाओ पकाओ खाओ। अब क्या थे, एक किसंदा थे जो क्या लाए थे, यशोधर बाबू को अपने साथ लाए हुए थे। वो लोग, उनकी शादी नहीं हुई थी तो घर में कोई भी आता था, सब वहाँ पर रहते थे, बनाते थे, खाते थे, सब मिलकर लाते थे और बना के खा लेते थे। तो किसनदा ने भी यह कुछ समय अपने पास रखकर उन्हें नौकरी दिलवाई, दफ्तरी जीवन के मार्गदर्शन किया। वे दफ्तर में किसनदा को भाई नहीं साहब कहते और बहुत तमीज से पेश आते। किंतु आजकल ये नौजवान अब तो उन्हें अपनी धृष्टता का ख्याल करना भी छोड़ दिया। वो कहते हैं जब उनके साथ रहते थे फिर भी उनका ये रिस्पेक्ट से, जब तक ऑफिस में रहते थे ये रिस्पेक्ट से रहते थे, साहब करके उनसे बोलते थे, भाई नहीं कहते। उसके बाद यशोधर बाबू ने उससे हाथ छुड़ाकर उससे कहा कि आज हमारी जो शादी हुई थी वो कब हुई थी, 6 फरवरी को हमारी शादी हुई थी। तो 1947, अब हम बताते हैं कि 1947 में क्या 6 फरवरी को हमारी शादी हुई थी। तो उसने सीधे हिसाब लगा लिया कि आज उसी दिन 6 फरवरी थे। उन्होंने कहा कि आज इनकी क्या है, सिल्वर वेडिंग है। आज आपका सिल्वर वेडिंग है, यानी शादी के पूरे 25 साल हो गए। यशोधर बाबू खुश होकर झेप गई। चड्डा ने फौरन चपरासी बुलाकर कहा, बाबू से बड़ा सा नोट लें और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम करें।
अब वो कहता है कि क्या करें, बाबू के लिए भी चाय पानी की क्या करना है कि इनसे बड़ा सा नोट लेना है, आज क्या करेंगे, पार्टी करेंगे, क्योंकि इनकी आज क्या है, 25वीं सालगिरह है। ये सदर बाबू सिल्वर वेडिंग के गोरे साहबों के चौंसले बताते, किंतु 10 के 3 नोट ऑफिस के लोगों को चाय पानी के लिए दे देते हैं। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं सब अंग्रेजी है, ये चीज़ें हमारे उसमें नहीं चलते, हमारी संस्कृति ये नहीं है, ये सब उन लोग गोरे लोगों के चौंसले हैं जो हम लोग भी आज क्या करें, उसको आजमा रहे हैं। फिर भी वो क्या करते हैं, 30 रुपये उनको दे के कहते हैं तुम अपनी चाय पानी की व्यवस्था कर लेना। अब उनकी आदतें जो थी, यशोधर बाबू की आदतें, दैनिक खर्च बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्या करते थे, प्रतिदिन कोई खर्चा नहीं, किंतु वे बटुए में 100-150 रुपये अवश्य रखते थे। पहले साइकिल से आते थे, किंतु अब बच्चे युवा हो गए, बच्चे अब बड़े हो गए तो अच्छी जॉब में लग गए हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारे पिताजी साइकिल में न जाएं। कहते हैं एक साइकिल तो चपरासी चलाते हैं। अब उनके वो बड़े बाबू हैं तो वो कहते हैं उनसे कि साइकिल कौन चलाते हैं, चपरासी चलाते हैं, आप साइकिल नहीं चलाएंगे। बच्चे चाहते हैं कि यशोधर बाबू स्कूटी ले लें, ताकि क्या हो, आराम से वो क्या ले सकें, स्कूटर ले लें और उन्हें स्कूटर से उनको लेकिन स्कूटर से ऑफिस जाएं, लेकिन स्कूटर उनको बिल्कुल पसंद नहीं है और इससे तो क्या करते हैं, कार या अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अतः उनकी बात करना बेकार है। वो कहते हैं पिताजी, बच्चे जो होते हैं जब बड़े हो जाते हैं तो सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स साइकिल में जाएंगे तो हमारी बेइज्जती होगी, तो वैसे ही वो बच्चे भी हैं, वो कहते हैं कि तुम स्कूटर लो, स्कूटर में आराम से जाओ, आप बड़े बाबू हो और इस प्रकार से आप नहीं जाएंगे। लेकिन उनको ये चीज़ें पसंद नहीं है और कहते हैं कार तो हम ले नहीं सकते भाई, इतने महंगी कार भी हम नहीं ले सकते हैं, और स्कूटर उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, पैदल ही यात्रा करने लगते हैं, पैदल ही आना जाना करने लग जाते हैं। सिर्फ बच्चों की वजह से बच्चे उनको नहीं ले जाने देते हैं। दफ्तर से रोज लौटते वक्त बिरला मंदिर जाने और प्रभु से ध्यान लगाने की नई रीति उन्होंने डाली। अब उनको क्या है, जब भी वो दफ्तर से आते हैं तो क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, प्रभु का ध्यान लगाते हैं और वहाँ पर थोड़ी देर बैठे रहते हैं। बच्चे इस बात को पसंद नहीं करते हैं। बिरला मंदिर से उठकर वे पहाड़गंज जाते और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते। इसी समय से मिलना मिलाना तो वह भी कर लेती। इस प्रकार से 8 बजे तक घर पहुंचते हैं। वो 5-5:30 बजे उनकी छुट्टी होती है। उसके बाद चाय, मंदिर जाना, सब्जी लाना और लोगों से मिलना जुलना कर कुरा के क्या करते हैं, वो 8-8:30 तक अपना आराम से घर पहुंचते हैं। अब उनको लेकिन किसंदा की हमेशा याद आती है, जिनके साथ वो रहते हैं तो उनकी याद आती है। आप बिरला मंदिर जाते समय उनकी निगाह उन अहाते पर पड़ी जिन्हें किसंदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर था। वो जब आते हैं तो वहीं उनका घर था, तो बिरला मंदिर के पास में आसपास जब वो आते हैं तो वहीं पर उस घर में उनकी नज़र पड़ती है जहाँ वो पहले रहते थे, जहाँ पे कहते हैं उनके 3 बेडरूम वाला 3 उनका क्वार्टर था। आज वहाँ 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। इस एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता है। उनकी यादों में गोल मार्केट ढाया जा रहा है, जिससे वे भयभीत हैं। उनकी पद की गरिमा के अनुरूप D2 टाइप क्वार्टर से मिलने की अच्छी खबर कई बार आई, पर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने का इनकार कर दिया। उनको गोल मार्केट इतना पसंद है, जहाँ हम बचपन से रहते हैं वो चीज़ सबको पसंद आती है, वैसे ही उनको भी गोल मार्केट इतना पसंद है कि वहाँ से वो जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। आज क्या होता है, आज अब क्या होता है उनका, अब उनके भी क्या होता है, जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया तब उन्होंने इसी क्षेत्र की बस्ती में बचे हुए क्वार्टरों में से एक अपने नाम अलर्ट करा दिया। पत्नी से यह पूछने पर कि जब यह भी टूट जाएगा तब क्या करोगे, वे कहते हैं तब की तब देखी जाएगी। वो कहती है कि यह अच्छा कमरा ले लो, अच्छी जगह रह लेते हैं, तो कहते हैं नहीं नहीं, मुझे यहीं अच्छा लगता है, जब ये टूट जाएगा तब की तब देख लेंगे। वसुधा किसंदा की याद में जुड़ा रहना चाहते थे, इसलिए गोल मार्केट एरिया को नहीं छोड़ना चाहते थे। जिस जगह किसंदा का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए उन्होंने अपने से पूछा, क्या यह बेटर नहीं था कि किसंदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही न पाला होता, तो लाइफ कम्युनिटी की ये डेडिकेट कर ही दी होती। अब कहते हैं काश हमने क्या होता, मैंने शादी नहीं की होती तो आज क्या होता, बड़े मज़े होते मेरे, और क्या करता, आराम से अपना जीवन यापन करता।
लेकिन जो किसनदा थे वो क्या हो जाते हैं, उनके पास कोई कमरा नहीं होता है और दुखी होके वहाँ से चले जाते हैं। एकदम उनको उनकी याद आ जाती है। फिर उन्हें ध्यान आता है कि किसनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा, किसनदा अपना मकान नहीं बना पाए। उनके बाद तमाम लोगों के से उपकृत किया, मतलब उन्होंने अनेक लोगों का भला किया, सबने अपने अपने घर बसाए, किसनदा ने अपना घर नहीं बसाया। किंतु रिटायर होने के बाद किसी ने उन्हें अपने यहाँ रहने की पेशकश नहीं की, किसी ने भी अपने घर में उनको नहीं रखा। जिन्होंने जीवन भर लोगों का परोपकार किया, आज किसी ने भी उनको अपने घर नहीं रखा, यहाँ तक कि यशोधर बाबू ने भी उनको अपने घर में नहीं रखा। स्वयं यशोधर बाबू ने भी नहीं, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी थी और क्वार्टर में केवल 2 कमरे थे। किसनदा बहुत दिनों तक राजेंद्र नगर में क्वार्टर लेकर रहे, फिर अपने गांव लौट गए, जहां साल भर बाद उनकी मौत हो गई। उनकी मज़े की बात यह कि उन्हें कोई बीमारी नहीं हुई, बस रिटायर होने के बाद मुरझाते सूखते चले गए। अब क्या होता है कि अंत में क्या हो जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं। लास्ट में पैसा तो बहुत होता है, लेकिन क्या होते हैं, अकेले पड़ने की वजह से बहुत जल्दी उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यशोधर बाबू को हमेशा किसनदा की याद आती है, क्योंकि किसनदा ने उनको पाला भी था, बचपन से ही उनको अपने साथ रखा। 8th पास, मैट्रिक पास, 8th पास को कहते हैं, जब वो 8th पास हुए तभी उनको वहाँ से अपने साथ रखा था। यशोधर बाबू को याद आता है कि प्रतिदिन शहर से लौटते हुए अपने शिष्य यशोधर के घर से अवश्य आते थे। अब वो क्या करते थे कि प्रतिदिन जब वो आते थे, घूम के आते थे, तो यशोधर बाबू के घर वो अवश्य जाते थे। किसनदा ने भी उन्हें प्रातः जल्दी उठाना, सैर पर जाना सिखाया था। किसनदा उन्हें भाऊ कहते थे। सुबह की सैर से निकलते किसनदा कुर्ते पैजामे पर ऊनी गाउन पहने, गोल विलायती टोपी सिर पर लगाए, पाँव में देसी खड़ाऊँ धारण किए, छड़ी हाथ में लेकर चलते थे। उनकी यह छवि यशोधर बाबू की आंखों में बस गई है। अब वो क्या होते हैं, उनको कभी नहीं भूलते हैं यशोधर बाबू की उनकी छवि को, जो क्या कहा, किसनदा की जो छवि थी उनके दिमाग में वो हमेशा बनी रही। किसनदा की भांति यशोधर बाबू पूरी निष्ठा के साथ हर उत्सव अपने घर में मनाते थे। भले ही पत्नी और बच्चे नाराज हों, अपने घर पर होली गवाना, जनेऊ बदलने के लिए कुमाऊनियों को अपने घर में बुलाना, रामलीला वाले बच्चों को क्वार्टर में एक कमरा दे देना आदि यशोधर बाबू को किसनदा से विरासत प्राप्त हुई थी। अब जो होते हैं पहाड़ी कल्चर में, जैसे क्या होता है कि जनेऊ के लिए क्या होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं, उसको जनेऊ में रक्षाबंधन के लिए मेन कारण क्या होता है कि जनेऊ को बदलना। तो वो जनेऊ को बदलने के लिए क्या करते थे, जितने कुमाऊनी वहाँ आसपास थे उनके सबको बुलाते थे और सबकी जनेऊ क्या करते थे, एक साथ बदलते थे। वो प्रतिष्ठित होती है, उसको प्रतिष्ठित किया जाता है, इसके बाद जनेऊ को पहना जाता है। जनेऊ ऐसे नहीं पहनते, जनेऊ को बिना प्रतिष्ठित के नहीं पहनते हैं, इसलिए उसको पहले बिना प्रतिष्ठित किए हुए सभी लोग एक साथ उसको प्रतिष्ठित करते थे और उसके बाद जनेऊ को पहनते थे। ये सब क्या करते थे, यशोधर बाबू अपने घर में करवाते थे। रामलीला में लोग जैसे तालीम करते हैं, तो वो भी अपने कमरे में एक कमरा देते और उनको तालीम करवा लेते थे बच्चों से। अनेक प्रकार के ऐसे कार्य जो होते कुमाऊनी कल्चर में जो होते थे, वो सब क्या करते थे, यशोधर बाबू अपने घर में करवाते थे, जो क्या उनका कराता था पहले से किसनदा अपने घर में कराते थे। अब घर परिवार वाले इससे उन चीज़ों को अच्छा नहीं मानते थे। यशोधर बाबू का बड़ा लड़का ए विज्ञान संस्था में 1,500 रुपये प्रति माह वेतन पाता। 1,500 उस टाइम काफ़ी होते थे, लगभग अभी 60-70 हज़ार के बराबर। जबकि दूसरा बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा है। यशोधर बाबू में समझ में नहीं आता कि पिछले वर्ष अलाइड सर्विस की मेरिट में भले ही नीचे आया हो, मतलब क्या है उसका पोस्ट नीचे आया, उसने नहीं किया हुआ, पर इसे सर्विस ज्वाइन कर लेनी थी। वो चाहते हैं कि वो सर्विस ज्वाइन कर लेता, तो उसने नहीं किया। तीसरा बेटा जो है स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है। एकमात्र बेटी तमाम वर अस्वीकार कर डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए अमेरिका जाने की धमकी दे दी। अब एक बेटी है, 3 बेटे हैं, एक बेटी है जो क्या कर रही है कि डॉक्टरेट के लिए अमेरिका जाना चाहती है। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें जचती नहीं। अब उन्हें क्या करते हैं, गरीब रिश्तेदारों को नहीं पूछते। आज के समय में भी ऐसे बच्चे हैं बेटा, थोड़ा सा पैसा हो जाता है तो उनके पेरेंट्स उनके अंदर ऐसी भाव डाल देते हैं कि वो अपने रिश्तेदारों को नहीं पूछते हैं। हम लोग खुद, आप सोच सकते हो कि आप भी
ऐसे होंगे कुछ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपने रिश्तेदारों को नहीं पूछते, लेकिन रिश्तेदारों को पूछना चाहिए। पैसा सिर्फ आप अपने लिए कमाते हो, दूसरों के लिए आप कुछ नहीं करते हो। दूसरों के लिए सिर्फ आपका व्यवहार, आपकी आवाभगत वही बहुत होती है। तो ऐसा अभिमान अपने अंदर नहीं होना चाहिए कि हम ज़रा बड़े हैं तो हमने नीचे थोड़ा सा हमसे कम पोस्ट वाले हैं तो उनको नहीं पूछना है। ये गलत आदतें होती हैं। तो ऐसे ही उनके बच्चे भी करते थे कि हम ज़रा ऊपर पहुंच गए हैं तो वो अपने गरीब रिश्तेदारों को बिल्कुल मुँह नहीं लगाते थे, और अपने पिताजी से भी कहते थे कि किसी को मुँह मत लगाओ। लेकिन पिताजी इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानते थे। वो क्या करते थे, अपने सब लोगों को एक रिश्तेदारी में रखे रहते थे। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा करना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वे जानते थे कि जनरेशन गैप के कारण उनके और बच्चों के विचार में अंतर है। उनकी पत्नी जब बच्चों की तरफदारी का मार्ट बन रही है तो उन्हें यशोधर बाबू को तमाम तरह की शिकायतें हैं। मसलन संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने मेरा पक्ष कभी नहीं लिया। वो कहती हैं कि तुम इनके बच्चों को अच्छे संस्कार दो। तो वो क्या करती है कि कहती है कि बार बार यही कहती है कि तुमने मेरा कभी भी साथ नहीं दिया। पुराने समय में संयुक्त परिवार होते थे। आज के समय में भी ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो संयुक्त रूप से रहते हैं। संयुक्त परिवार का आनंद बहुत अच्छा होता है। एकल परिवार क्या होता है, आज बच्चे क्या देख रहे हैं, दो भाई बहन, माता पिता, बस हो गया। लेकिन भाई बहन, चाचा चाची, ताई ताऊ, दादा दादी, ऐसा परिवार बहुत कम आज देखने को मिल रहा है। तो उनकी पत्नी कहती है कि तुमने क्या करा, कभी मेरा पक्ष नहीं लिया। बस जेठानियों के चलने दी, उन्हें आचार व्यवहार से ऐसे बंधनों में रखा कि मानो हम जवान औरतें न होकर बुढ़ियाएँ हों। बुढ़िया ताई के लिए जितने नियम थे वे मुझसे भी पालन कराए गए। यह यशोधर बाबू ने अब बच्चों की तरफदारी करती हुई कहने लगी कि तुम्हारी बाबा आदम की बातें यदि मेरे बच्चे नहीं मानते तो क्या कसूर है। मैं तो इन बातों की को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक मुझे अच्छी लगती हूँ। धर्म कर्म कुल परंपरा सब ढोंग ढकोसला कहने वाली घरवाली आधुनिकताओं का आचरण करती है तो वे शानवाल बुढ़िया चटाई पर लहंगा कहकर उनके विद्रोह में मजाक उड़ा रहे। अब वो क्या करती हैं, मॉडर्न बनना चाहती है। उनकी पत्नी क्या बनना चाह रही है, बच्चों के साथ मॉडर्न बनना चाहती है। अब वो उनको चिढ़ा देते हैं कि तू बुढ़िया हो चुकी है और क्या कर, तमीज़ के कपड़े पहना करो करके क्या कर देते हैं, उनको डांट देते हैं। तो और भी चिढ़ जाती है। उस चिढ़ से वो क्या कहते हैं, तुमने मुझे रोज़ गाँव में क्या रखा, गाँव की औरतों की तरह रखा। आज मैं क्या बनना चाहती हूँ, इस प्रकार की औरत नहीं बनना चाहती हूँ, गाँव की औरत नहीं बनना चाहती, मॉडर्न बनना चाहती हूँ। और ज़्यादा जहाँ कमी पेशी थी उनकी बेटी पूरी कर देती है। मम्मी को स्लीवलेस पहना के, नए नए स्टाइलिस्ट कपड़े पहना के। तो उनको यशोधर बाबू को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वही चाहते हैं कि कोशिश में स्वयं का अपना तमाशा बना रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम अपने आप को मॉडर्न बनाने की जगह में क्या बना रहे हो, स्वयं को अपना दूसरों के सामने तमाशा बना रहे हो। एक एक जो सभ्य संस्कार वाले लोग होते हैं उन लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन वो उन चीज़ को नहीं मानती है। वो जैसा यशोधर बाबू चाहते हैं वो ऐसा कभी नहीं करते, जैसा बच्चे चाहते हैं वैसा वो करना चाहती है। जब एक दिन क्या होता है यशोधर बाबू का, जब उन्होंने क्या रखा था, बच्चों ने उनकी एनिवर्सरी की पार्टी रखी थी। तो उन्होंने क्या करा, आज प्रवचन सुनने में यशोधर बाबू का मन नहीं लगा। वे सच तो यह था कि वे बहुत ज़्यादा धार्मिक तथा कर्मकांडी नहीं। जैसे जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे किसंदा की तरफ मंदिर जाने, संध्या पूजा करना, गीता प्रेस, गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे। जब वे मन को समझाते कि माया मोह को छोड़कर भगवान भजन में करो, इस लोक से नहीं परलोक की चिंता करो, तो फिर वे गीता सुनने लगे। और जनार्दन शब्द सुनते ही उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आ जाती है। जैसे उन्होंने जनार्दन कृष्ण भगवान का नाम लिया तो गीता के उपदेश सुन रहे थे, उतने में उनको अपने जीजा जी की याद आ जाती है, जनार्दन जीजा जी की याद आती है। और क्या करते हैं, तो सोचते हैं कि परसों ही उनका कार्ड आया था, उनकी तबीयत खराब है। सोचने लगे कि हाल पूछने अहमदाबाद जाना होगा। यह प्रस्ताव अपने बच्चों के सामने रख देते हैं। बच्चे क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। खुशी गम हर मौके में रिश्तेदारों के यहाँ जाना उनकी जरूरी समझते हैं। वे कहते हैं कि बच्चे भी इस पारिवारिकता को निर्वाह करें। उस दिन तो हद हो गई जब एक कमाऊ बेटे ने कहा, आपको बुआ को भेजने के लिए तो पैसे नहीं दूंगा। यशोधर बाबू का कहना है कि अब मुझे
कि तुम्हारे बाबा की इतनी साख नहीं कि वो 100 रुपये उधार ले सके। कहते हैं अब उनको अपनी बहन के लिए 100 रुपये भेजने हैं, तो क्या कह रहा है कि बुआ को भेजने के लिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। उसको क्या, उनको यशोधर बाबू को बहुत क्रोध आ जाता है कि अब मेरी इतनी भी वो नहीं है कि मैं तुमसे 100 रुपये तुम मुझे दे सको। काफी क्रोधित हुआ हो जाते हैं। यशोधर जी की अपनी माँ के गुजर जाने के बाद छोटी सी उम्र में गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए थे, और वहां मैट्रिक करने के बाद किसंदा के बाद दिल्ली आ गए। कुंवारे थे, उन्हें गृहस्थी की कोई अनुभव नहीं था, इसलिए यशोधर बाबू उनकी पत्नी बुढ़ापा ओढ़ने का आरोप मढ़ती है और स्वयं उस उम्र में बेटी की सलाह बिना बाहों का ब्लाउज पहनती है, ऊंची हील की सैंडल पहनती है। इन बातों में समहाउ इम्प्रॉपर समझने वाले यशोधर बाबू कुछ भी नहीं कहकर अपनी नाराजगी जताते थे, पर किसी को रोकने का स्वभाव उनमें नहीं था। वे इस समय धार्मिक प्रवचन सुनते हुए पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहना उन्हें अच्छा नहीं लगा। वे ध्यान लगाने की सही विधि सीखना चाहते हैं और वानप्रस्थ के लिए अपनी पुश्तैनी गांव जाना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि मैं भी कहाँ चले जाऊँ, अपने पुश्तैनी गांव चले जाऊँ।